बच्चों, आपने सूचना बोर्ड पर कभी कोई चार्ट लगाया है? जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, चार्ट लगाने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा। आप पिन के शीर्ष की सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। अगर हम उल्टी साइड से पिन को बोर्ड के अंदर डालने की कोशिश करें, तो क्या वो चार्ट हम बोर्ड पर लगा पाएंगे? आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। जब हम किसी ढीली रेत पर खड़े होते हैं, तो हमारे पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। लेकिन यदि हम लेट जाएं, तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता। दोनों ही अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल हमारे शरीर का भार है। तो बच्चों, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का SI मात्रक क्या है? बच्चों, प्रणोद वास्तव में साधारण बल ही है, इसलिए इसका मात्रक भी बल का मात्रक अर्थात न्यूटन है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि दाब किसे कहते हैं। आपको कुछ उदाहरणों से हम समझाते हैं कि दाब क्या होता है। एक पेंसिल लीजिए और उसे अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच में रखें। पेंसिल का नुकीला सिरा आपकी पहली उंगली की ओर है और दूसरा सिरा अंगूठे की ओर है। अब पेंसिल के दोनों सिरों पर कुछ समय के लिए एक समान बल लगाएं। पेंसिल को छोड़ने के बाद अपनी उंगलियों को देखो। हम देखते हैं कि दोनों उंगलियों के ऊपर गहराई का निशान है, लेकिन आपकी पहली उंगली पर अंगूठे से कुछ ज्यादा गहराई का निशान दिखाई देता है। तो बच्चों, यह क्यों हुआ? आइए, इसके उत्तर से पहले हम एक पिछले वाले उदाहरण की बात करते हैं। जब हम ढीली रेत पर खड़े थे, तो ये बल जो आपके शरीर का भार था, आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा था। लेकिन जब आप लेट जाते हैं, तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार भिन्न भिन्न क्षेत्रफल पर समान बल का परिमाण का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। बच्चों, हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में प्रणोद या बल एक समान है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह क्रिया करता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। अतः बच्चों, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, हम दाब का माप इस सूत्र से निकालते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, P प्रेशर इज इक्वल्स टू F बटा A फोर्स बटा एरिया। दाब जिस वस्तु पर प्रणोद लग रहा है, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात यदि क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम, लेकिन यदि क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा। पहले उदाहरण में हमने पेंसिल पर दोनों सिरों पर एक समान दाब लगाया। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार पेंसिल ने भी बराबर और उल्टी दिशा में उतना ही बल लगाया। पहली उंगली में गहराई ज्यादा थी क्योंकि बल कम क्षेत्रफल पर लग रहा था, अर्थात क्षेत्रफल कम होने पर दाब ज्यादा था। बच्चों, दूसरे उदाहरण में पैरों का क्षेत्रफल हमारे पूरे शरीर के क्षेत्रफल से कम है, तो वहां पर भी पैरों का क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब ज्यादा लगा। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। ड्राइंग पिन
की उल्टी सतह पर यानी कि शीर्ष वाली सतह का क्षेत्रफल जो है वो पिन की नोक के क्षेत्रफल से ज्यादा है। बल चाहे हम समान लगाएं, परंतु ड्राइंग पिन नुकीले हिस्से से ही बुलेटिन बोर्ड के अंदर जाएगी, क्योंकि वहां क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब ज्यादा लग रहा है। आइए बच्चों, अब हम दाब के एसआई मात्रक के बारे में जानते हैं। क्योंकि दाब का सूत्र है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, प्रणोद या बल का मात्रक है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, अतः दाब का मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल नाम एक मशहूर वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में रखा गया। पास्कल को हम कैपिटल P स्मॉल a PA से दर्शाते हैं। आइए बच्चों, अब हम तरलों में दाब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सभी द्रव और गैसें तरल होती हैं। जिस प्रकार ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है, ठीक इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। आइए बच्चों, तरलों में दाब से ही एक और कंसेप्ट संबंधित है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उत्प्लावकता। आइए हम जानते हैं कि उत्प्लावकता क्या होती है। आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़कर आए हैं कि जो भी द्रव हैं वह दाब डालते हैं। हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे हमने किसी बर्तन में द्रव लिया या मान लीजिए हमने जल ही किसी पात्र में डाला, तो जल उस बर्तन के आधार पर और उस बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। लेकिन बच्चों, इसके साथ हमें एक और चीज पता है जो हम इसी अध्याय के भाग 1 में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, जब उसे बिना किसी बल के अर्थात फ्रीली मुक्त पतन के द्वारा छोड़ा जाता है तो वह एक यूनिवर्सल फोर्स के अंतर्गत काम करती है, और वह यूनिवर्सल फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमें न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक चीज दूसरी चीज को आकर्षित करने का प्रयास करती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है और वह बल गुरुत्वाकर्षण बल है। द्रव पदार्थों में इस बल के साथ साथ कौन सा और बल कार्य करता है? जब हम किसी चीज को पानी में डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि एक और बल है जो कि इस वस्तु पर कार्य करता है। इसे समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि पानी की भरी हुई बाल्टी या पानी के भरे हुए पतीले में आप एक मग या गिलास को डुबोने की कोशिश करते हैं तो आप हल्का सा बल महसूस करते हैं। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है ताकि वो वस्तु पानी में डूब जाए, और यदि आप जोर लगाकर उसे पूरे तरीके से डुबो भी देते हैं तो जैसे ही आप उस पर से अपना बल हटाते हैं वह वस्तु पानी की सतह पर दोबारा आ जाती है। बच्चों, अभी हमने देखा कि प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो फिर उस वस्तु को पानी में डूबे रहने पर भी कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। लेकिन वह वस्तु जब दाब उस पर से हटाया जाता है तो वह वस्तु उछलकर पानी की सतह पर दोबारा आ जाती है। इसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा जो हमेशा नीचे पृथ्वी की तरफ होती है, उसके विपरीत दिशा में भी द्रव पदार्थों में कोई बल कार्य कर रहा है।
जो उस वस्तु को डूबने नहीं दे रहा है, बल्कि उसे ऊपर की ओर धकेल कर पानी की सतह पर पहुंचा देता है। कि जब भी हम किसी वस्तु को पानी में डुबोने का प्रयास करते हैं तो वह आसानी से डूबती नहीं है, बल्कि उछलकर पानी की सतह पर आ जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा उस पर द्रव के द्वारा उत्प्लावन बल लग रहा होता है, जो उसे नीचे की ओर जाने नहीं देता है। तो बच्चों, किसी तरल में डुबोने पर किसी भी वस्तु पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर भी निर्भर करता है। आइए देखते हैं कि वस्तुएं पानी की सतह पर तैरती हैं या डूब जाती हैं। इसे करने के लिए हमने पानी से भरा एक बीकर लिया है और साथ में ली है एक कील। इस कील को अब हम पानी की सतह पर रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। आपने देखा कि पानी की सतह पर रखते ही कील डूब गई। अब कील के द्रव्यमान जितना ही एक लकड़ी का टुकड़ा या कॉर्क लेते हैं और इसे भी हम पानी की सतह पर रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि लकड़ी का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहा है। कील पानी में डूब गई। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कील पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा है और पानी के द्वारा कील पर लगने वाला उत्प्लावक बल जो उसे ऊपर की तरफ धक्का दे रहा था, दोनों बल असमान हैं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्प्लावक बल से ज्यादा था, इसलिए कील पानी में डूब गई। वेरएज समान द्रव्यमान वाला लकड़ी का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहा है। इसके तैरने का कारण और कील के डूबने का कारण इन दोनों के घनत्वों में अंतर होना है। तो बच्चों, इस क्रिया के द्वारा हमें यह पता चला कि किसी द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं पानी पर तैरती हैं और द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। आइए बच्चों, इसी उत्प्लावन बल का उपयोग करते हुए आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया। हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने अपने दैनिक जीवन में देखा कि जब हम पानी से भरे हुए टब में पैर डालते हैं तो पानी थोड़ा सा बाहर की तरफ छलक जाता है। इस चीज से उसने सोचा कि पानी छलक कर बाहर क्यों आया। फिर उसने हमें आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। उसने बताया कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा उस वस्तु पर लगाए जाने वाला बल कितना होगा? वह बल उतना ही होगा जितना वस्तु उस द्रव को विस्थापित कर रही है। उस विस्थापित द्रव के भार के बराबर ही उस वस्तु पर उत्प्लावन बल लग रहा होगा। बच्चों, जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हो तो जितना पानी या कोई और द्रव वह वस्तु डिस्प्लेस करती है या विस्थापित करती है, उतना ही उस वस्तु पर उत्प्लावन बल लगता है। या हम कह सकते हैं कि जितना भी द्रव उस वस्तु पर अपवर्ड फोर्स या उत्प्लावन बल लगाता है, उसके बराबर ही वह वस्तु द्रव को विस्थापित कर देती है। चलिए इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस, एक पानी से भरा बीकर और कुछ लोहे के वेट लिए हैं। बच्चों, सबसे पहले हम हवा में इन लोहे के भार की वैल्यू स्प्रिंग बैलेंस में नाप लेंगे। देखिए, स्प्रिंग बैलेंस में इसकी रीडिंग 110 ग्राम है। यहाँ
हमने बीकर में 150 मिलीलीटर पानी लिया है। बच्चों, यहाँ ये बात ध्यान रखने लायक है कि पानी की प्रारंभिक मान और वेट की प्रारंभिक रीडिंग आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। अब हम इस वेट को पानी में डुबोएंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही हम वेट को पानी में डुबोते हैं, स्प्रिंग बैलेंस में इसकी रीडिंग कम हो जाती है। देखिए, अब इसकी रीडिंग आ रही है 90 ग्राम, जो कि पहली वाली रीडिंग से कम थी। पहले हवा में वेट था 110 ग्राम और अब पानी में वेट आ रहा है 90 ग्राम, यानी कि यहाँ वेट में कमी जो है वो 20 ग्राम की आई। इसका अर्थ हुआ कि इस भार को पानी में डालने पर भार में कमी आई। चलिए अब हम पानी के लेवल को भी चेक करते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने वेट को पानी में डाला, पानी का लेवल बढ़ गया और अब नया लेवल वो है 160 मिलीलीटर, यानी इस भार ने 10 मिलीलीटर पानी को विस्थापित किया। अब यदि हम इस विस्थापित पानी को निकालकर इसका भार चेक करें तो इसका मान लोहे के भार में आई कमी के मान के बराबर होगा। अर्थात वस्तु के भार में कमी बराबर वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार होगा। तो बच्चों, यहाँ वस्तु के भार में जो कमी आई वह उत्प्लावन बल के कारण आई। तो बच्चों, इस प्रकार आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की तरफ एक बल अनुभव करती है जो वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग जलयानों व पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। दूध के नमूने की शुद्धता की जांच के लिए काम में आने वाले दुग्ध मीटर तथा द्रवों का घनत्व मापने वाले हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। आइए बच्चों, अब हम आपेक्षिक घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा कि किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। अर्थात आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का ही अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ लिया। दोहराई। किसी भी वस्तु पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। दाब वस्तु के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है व क्षेत्रफल ज्यादा होने पर दाब कम लगता है। सभी द्रव तथा गैसें तरल है। तरल जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार व दीवारों पर दाब लगाते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। एक, दाब का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, बी पास्कल और सी किलोग्राम प्रति मीटर। जी हाँ बच्चों, दाब का मात्रक है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रश्न 2, उत्प्लावन बल क्या होता है?
किसी भी द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। प्रश्न 3, जलयानों के डिजाइन किस सिद्धांत पर आधारित है?